क्लास 11th NCERT फिजिक्स एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 7 ये हम करने जा रहे हैं। तो हमने 6 क्वेश्चन लास्ट उसमें कर दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे आज। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़कर सुनाऊंगा और फिर उसका हल लिखेंगे। सब्जेक्ट फिजिक्स। आज का टॉपिक एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो कण जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m और चाल v है, d दूरी पर समांतर रेखाओं के अनुदिश विपरीत दिशाओं में गति कर रहे हैं। दो कण समान स्पीड से एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें बना लिया। एक पार्टिकल इधर को जा रहा है v स्पीड से, दूसरा पार्टिकल अपोजिट जा रहा है v स्पीड से। आगे दिया है, दर्शाइए कि इस द्विकण निकाय, दो कणों के निकाय का सदिश कोणीय संवेग समान रहता है, चाहे हम उसे किसी भी बिंदु के परितः ज्ञात करें। इस निकाय का कोणीय संवेग किसी भी बिंदु के सापेक्ष निकाला जाए, उसकी वैल्यू सदैव बराबर रहेगी, अर्थात कोणीय संवेग नियत रहेगा। ये प्रूफ करना है। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली स्मॉल d। यह पहला कण है, इसका संवेग मैंने लिखा p1, इसका संवेग p2। जब वेग दोनों का सेम है तो संवेग हमने सेम क्यों नहीं लिखा, प्रश्न ये उठता है। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इनके वेग की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में हमने जब लेंगे तो दिशाएं अलग अलग हैं, तो संवेग इनके p1 p2 ही लिखे जाएंगे। इसके बाद हम इन दोनों कणों के बीच में कहीं भी कोई बिंदु ले लेंगे जिसके सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात करना चाहेंगे। तो हमने यहां एक बिंदु मान लिया O और ये पहला बिंदु मान लिया A और इसे मान लिया B। तो जो O बिंदु कंसीडर किया उससे यहां तक की दूरी हमने लिख दी x, ये पूरी डिस्टेंस थी d, तो ये हो गई x और ये हो गई d माइनस x। ऐसा कर लेंगे। ये कण इधर को चला आया, वो उधर को चला गया, उसका पिछला पथ ये है। t समय में ये यहां से यहां पहुंचता है, यहां पहुंचा, इस बिंदु पर पहुंचा, तो इस बिंदु को मैंने इससे मिला दिया। ये कण t समय में यहां आ गया, इसे भी मैंने यहां इस बिंदु से मिला दिया। ये एंगल मैंने मान लिया θ1, ये एंगल मान लिया θ2, बिंदु B। अब हम क्या करेंगे, सिंपली कोणीय संवेग का फॉर्मूला लिखेंगे। कोणीय संवेग इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये होता है L इक्वल टू
आर इंटू पी। आर की जगह पर अगर पूरे निकाय का मैं एक साथ लिखूं तो आर की जगह डिस्टेंस क्या आएगी, डी इंटू पी के स्थान पर एम बी, ये कोणीय संवेग आएगा। अब हमने इस डिस्टेंस को, पूरी डी डिस्टेंस को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इतनी x और ये d माइनस एक्स। अब अलग अलग दोनों कणों का निकालकर संवेग हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है। बिंदु ए के लिए, बिंदु ए के लिए लिखेंगे कोणीय संवेग L1 इक्वल टू R1 इंटू P1। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आएगा, इसे वेक्टर प्रोडक्ट को मैं खोलूं तो वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सदिश गुणनफल का, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड इंटू साइन थीटा एन कैप। यहाँ आएगा R1 का मॉड P1 का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। थीटा की जगह पे आएगा θ1। वेक्टर पर अगर मॉड लग जाए तो उसका तीर हट जाता है, तो यहां आएगा R1 P1 साइन θ1 और n कैप, इधर L1 का वेक्टर। इसका अगर अब हम मॉड ले लें और इसका मॉड ले लें तो मॉड लेने पर इनका तो पहले से मॉड लिया जा चुका है, इसका मॉड लेंगे तो वो आएगा 1, तो लिखा जाएगा P1 R1 साइन θ1 और n कैप का मॉड हो गया 1। मैंने R1 को साइन के साथ इसलिए लिखा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने क्या लिख दी, R1, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या लिख दी, R2। तो इस ट्रायंगल में, यहां वाले ट्रायंगल में, इस तरह का जो ट्रायंगल है, ये एंगल है θ1, ये है R1, तो इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली साइड हो जाएगी R1 साइन θ1, ये दूरी। तो A से O तक जो x है ये हो जाएगा P1 इंटू R1 साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, x, ये x की वैल्यू हो जाएगी। L1 की वैल्यू आ गई P1 इंटू एक्स। ऐसे ही बिंदु B के लिए निकालें, बिंदु B के लिए लिखेंगे जब तो आएगा वेक्टर L2 वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर P2। इसका सदिश गुणनफल खोलेंगे, 4th लेसन में पढ़ा है, उसके हिसाब से होगा वेक्टर R2 का मॉड वेक्टर P2 का मॉड साइन θ2 θ2 और n कैप, R2 P2 साइन θ2 n कैप, और इधर वेक्टर L2। इसका मॉड ले रहे हैं तो मॉड जब इसका लेंगे इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मॉड लिया जाएगा। P2 R2 को इसके साथ लिख दिया साइन θ2 और n कैप का मॉड हो गया 1, और इधर L2, इसका मॉड लेंगे, इसका वेक्टर हट जाएगा। R2 साइन θ2, ये R2 है, ये θ2 है, इसमें साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो जो लंब है वो ये आएगा और वो होगा R2 साइन θ2। इस ट्रायंगल को मैं अगर अलग निकाल लूं
ये θ2, ये r2, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, तो d माइनस एक्स जो इतनी दूरी को मान रखा है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो साइन θ2 लंब बटे कर्ण क्रॉस मल्टीप्लाई, तो d माइनस एक्स की वैल्यू हो गई r2 साइन θ2। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं d माइनस एक्स P2 इंटू d माइनस एक्स। एक बार रिपीट, दोनों कणों के बीच की टोटल डिस्टेंस है d, क्वेश्चन में दिया है। कोणीय संवेग लिखेंगे r इंटू पी, r की जगह d और p की जगह mb, तो उस निकाय का कोणीय संवेग ये हो गया पहले एक कण के लिए। अब अलग अलग अगर हम देखें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने मान लिया x, इस d को दो पार्ट में, दो दूरियों में बांट दिया, x और d माइनस एक्स। ऊपर वाले कण के लिए लिखेंगे L1 बराबर वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर P1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट खोल दिया, वेक्टर n कैप, मॉड ले लिया, n कैप का मॉड 1, ये आ गया। इसमें R1 साइन थीटा की जगह हम x लिख सकते हैं। ऐसे ही इस कण के लिए लिखेंगे वेक्टर L2 बराबर R2 क्रॉस P2, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे, सूत्र आएगा, मॉड लेंगे n का मॉड 1, R2 साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं d माइनस एक्स। डायग्राम को छोटा बना है, कंजेस्टेड हो रहा है। अब मैं अगर L1 और L2 को जोड़ दूं और इनका योग इतना आ गया तो प्रूफ हो जाएगा जो क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बिंदु चाहे कहीं भी ले लें लेकिन कोणीय संवेग उतना ही रहना चाहिए, उतना ही होता है। तो एक बार तो हमने पूरी दूरी के साथ कोणीय संवेग निकाला, एक बार इस दूरी को दो पार्ट में तोड़कर कोणीय संवेग निकाला। इनका योग अगर हमारा इतना बैठता है तो क्वेश्चन का आंसर सत्य हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इनको जोड़ते हैं दोनों को, L1 प्लस L2, L1 P1 इंटू एक्स प्लस L2 P2 इंटू डी माइनस एक्स। P1 P2 के यहाँ केवल मॉड है, वेक्टर नहीं लगा है, तो P1 P2 बिना वेक्टर के इक्वल है। वेक्टर लगने पर डायरेक्शन फिर काउंट होती है, तो P1 की जगह भी mb इंटू एक्स, यहाँ भी mb इंटू डी माइनस एक्स, mb हो गया कॉमन, अंदर x प्लस डी माइनस एक्स, x से x कट गया तो mb और अंदर बचा d। अगर इन क्वांटिटीज पर वेक्टर नहीं लगा है तो हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, इनका क्रम चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं L इक्वल टू डी इंटू एम बी। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। अतः क्वेश्चन का कथन सही है कि किसी भी बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग लिया जाए इनका तो वो बराबर ही आएगा। मध्य बिंदु के सापेक्ष लिखेंगे तब भी इतना ही आएगा, ऊपर लेंगे बिंदु तब भी इतना ही आएगा, नीचे लेंगे तब भी इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया है, मैं पहले उसे बनाना चाहूंगा। दो दृढ़ आधार हैं, जैसे दीवार होती है,
इनकी दीवार में 2 हुक लगे हैं, हुक से धागे बंधे हैं। और जो डोरी बंधी है, इस डोरी से एक बॉडी बनी है, कोई छड़ वगैरह बंधी है। एक तरफ इधर धागे से बांध रखा है, एक तरफ इधर बांध रखा है, एक तरफ इधर। ये ऊपर की ओर डोरी है और ये वस्तु लटक रही है। इधर का जो एंगल है वो दिया है 36.9 और ये दिया है 53.1। जो ये छड़ है, रॉड है, इसकी लंबाई दी है 2 मीटर और इसका जो वेट है, चूंकि दोनों डोरियों की लंबाइयां अलग अलग हैं, जो बुक में चित्र दिया है डायग्राम, उसमें इस वाली डोरी की लंबाई कम है और उधर वाली डोरी की लंबाई अधिक है। इसकी जो लंबाई है वो अधिक है। ये लंबाई 2 मीटर इस तरह से है, तो ये छोटी है, तो इस पर जो टेंशन पड़ रहा होगा, तनाव पड़ रहा होगा, वो अधिक पड़ रहा होगा। तो इस छड़ का भार बीच में ना कार्य करके साइड में कार्य कर रहा है। यहाँ अगर दोनों रस्सी बराबर होती तो ये भार बीच में दिखाया जाता। ये छोटी है तो इस वाली रस्सी पर भार अधिक पड़ रहा होगा, इसलिए भार को बाईं तरफ दिखाया है, मध्य बिंदु से इधर। W पूरी छड़ की लंबाई 2 मीटर। अब इसमें होगा क्या, इतना तो डायग्राम दिया है और इस एक सिरे से यहां तक की डिस्टेंस दी है D, इतना डायग्राम दिया है। अब हमारे द्वारा क्या परिवर्तन होगा, क्या हम करेंगे वो देखिए। पूरी डिस्टेंस है 2, तो इधर की हो जाएगी 2 माइनस D। डोरी में जो तनाव लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा रस्सी में। इस डोरी में तनाव क्या लिखा, T1, इसमें लिखा T2। क्वेश्चन में पूछा है कि छड़ के बाएं सिरे से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी D ज्ञात करो। इस D की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां आघूर्णों का सिद्धांत लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जिस पर हमारी तराजू काम करती है, जो दुकानदार के पास होती है। एक तरफ बाट रखते हैं, एक तरफ भार, चीनी, दाल, कुछ भी रखते हैं। तो तराजू आघूर्णों के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये भी उसी पे करेगा। देखिए कैसे करते हैं। इसमें हम जो T1 T2 है, इनके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, घटक तोड़ेंगे। तो इसके घटक एक ऊपर को होगा ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज होगा। तो ऊपर को जो कंपोनेंट होगा वो होगा T1 cos, ये एंगल 36.9, और इधर जो घटक होगा वो होगा T1 sin 36.9। ये बच्चे को क्लियर कैसे हो कि इधर cos इधर sin। ये एंगल है तो जितना ये एंगल है उतना ये एंगल होगा, एकांतर कोण हो जाएंगे। समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो ये एंगल बराबर होते हैं, तो ये बराबर होंगे। तो T1 का इधर जो कंपोनेंट आएगा एंगल की तरफ, वो cos कंपोनेंट आएगा, क्षैतिज घटक बोलते हैं इसको। ऐसे ही इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे,
तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक इधर क्षैतिज दिशा में आएगा। इधर आएगा T2 cos 53.1, इधर आएगा T2 sin 53.1। ये हो जाएंगे। ये दिख रहे होंगे स्पष्ट, या रेड कलर से चाहे तो सिंबल बना सकते हैं हम। ये है, निकालना क्या है, स्मॉल डी। तो देखिए बड़ा हिसाब से करेंगे, भारी देखने में डायग्राम बहुत टिपिकल लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन इतना टिपिकल है नहीं। और इसमें वैल्यू दे रखी है 10, 53.1 की 1.33, ये वैल्यू गिवन है। नहीं तो इसके जो टेबल होती है वहां से वैल्यू उठानी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं sin 30, cos 60, 30, 45, 60, 90, 120 इस डिग्री में मान जानते हैं। बीच में अगर आ गए 36, 35, 37 तो ये वैल्यू टेबल से उठानी पड़ती है, या क्वेश्चन में दिया हो। तो हम लिख रहे हैं आघूर्णों के सिद्धांत से। आघूर्णों का सिद्धांत कहता है कि ये बल इंटू ये डिस्टेंस। तो ये बल कितना है, T1 cos 36.9 इंटू डी। ये बल गुणा ये दूरी, ये बल गुणा ये दूरी बराबर होनी चाहिए अगर छड़ संतुलन में है। तो जब किसी तराजू पर हम बाट रखते हैं, इधर कुछ दाल चीनी कुछ रखते हैं, जब वो दोनों पलड़े बराबर में आ जाते हैं उस समय वो संतुलन में होता है। तो ये छड़ भी संतुलन में है, इसलिए ये बल इंटू ये दूरी, ये बल इंटू ये दूरी बराबर होगी T2 cos 53.1 इंटू 2 माइनस डी। इक्वेशन फर्स्ट, एक बार रिपीट फिर से, ये बल इंटू ये दूरी बराबर ये बल इंटू ये दूरी, दोनों को इक्वल करा दिया। एक चीज इसमें और, ये छड़ ना तो उधर भाग रही है ना इधर भाग रही है, तो ये बल इस बल के बराबर होगा। ये तनाव है, तनाव भी एक प्रकार का बल ही होता है, तो ये इसके बराबर होगा। T1 sin 36.9 इक्वल टू T2 sin 53.1, इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को भाग कर दिया, डिवाइड, और डिवाइड भी हमने यही कर दिया, आगे ना ज्यादा बढ़ के। तो T1 से T1 कट गया, T2 से T2 कट गया। इन वैल्यू का यूज करने के लिए cos अपॉन साइन ये बन गया cot 36.9 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू cos अपॉन साइन ये भी बन गया cot 53.1 इंटू 2 माइनस डी। ये लिख लिया मैंने। हम जानते हैं कि जो cot होता है वो tan का इनवर्स होता है, तो cot की जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan 36.9 मल्टीप्लाई डी। इसे भी लिख लेंगे 1 अपॉन tan 53.1 इंटू 2 माइनस डी। tan में क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो गिवन वैल्यू है वो tan की दे रखी है, हमने लिख लिया। अब हम इनकी वैल्यू रख रहे हैं, ऊपर है d, तो मैंने लिखा d अपॉन, और tan 36.9 की वैल्यू 0.75
इधर ऊपर है 2 माइनस डी अपॉन tan 53.1 की वैल्यू 1.33, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो इसकी डी से होगी तो आएगा 1.33 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू, इसकी इससे होगी तो पहले इसकी 2 से होगी तो आएगा 1.50, पॉइंट लग गया तो बाद का जीरो तो यूजलेस ही है। फिर इसकी डी से होगी तो -0.75 डी, डी हमें निकालना है। जो वैल्यू निकालनी होती है उन वैल्यूज को हम अपनी लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, तो ये इधर आएगा, यहाँ आएगा 1.33 और इधर आगे ये प्लस का हो जाएगा, डी इसमें भी होगा डी उसमें भी होगा जो आएगा, तो इनका डी ले लेंगे कॉमन और यहाँ बचेगा 1.50, तो डी इक्वल टू 1.50। 5 के बाद का जीरो मैं इसलिए लेके चल रहा हूं कि इन नंबर्स में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, ये ऐसे ही लिखा, और इनका जो टोटल होगा वो हो गया 3 5 8, 3 7 10 और 1 और 1 2, तो d इक्वल टू 1.50 और ये अपॉन में जाएगा, जब d निकालेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा 2.08, 2 डिजिट पहले 2 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट हट गया। 208 से इसे भाग करेंगे, दो 208 से भाग कर रहे हैं 150 को, पॉइंट लगेगा 0, 2 7 14, 7 बार जाएंगे, 7 8 56, पूरे 56 आएंगे क्योंकि यहाँ 0 है, 7 दूनी 14 है, बचेंगे 44, 0 ऑटोमेटिक आएगा, अपने आप ही आएगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, 2 दूनी 4, तो सॉल्व होके आएगा 0.72 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो डायग्राम जरूर थोड़ा टिपिकल सा लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन हमारा स्मूथली हो गया। तो यहां से यहां तक की दूरी 0.72 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 9, पहले मैं क्वेश्चन पढ़कर सुना दूं। एक कार का भार 1800 किलोग्राम है, m इक्वल टू 1800 kg। न्यूमेरिकल करने का पहला मूल मंत्र यह है कि जितनी वैल्यू क्वेश्चन में दी हो उन सबको लिखना है पहले, फॉर्मूला फिर बाद में देखते हैं। इसके अगले और पिछले पहियों की धुरी के बीच की जो दूरी है, कार के अगले और पिछले पहियों के बीच की दूरी d लिख ले रहे हैं, यह है 1.8 मीटर। इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी अगली धुरी से 1.05 मीटर है। अब हमें डायग्राम के द्वारा बताना होगा। हमने मान लिया कार इधर को जा रही है, ये कार है, अगला पहिया हुआ, ये पिछला है, तो पूरी डिस्टेंस तो है इनके बीच की 1.8 मीटर, और जो पूरी कार का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो दिया है कि अगले पहिए से 1.05 मीटर पीछे है, इधर है, यहां है। तो पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं इसे घटा दूं तो पीछे की डिस्टेंस बच जाएगी
तो इसमें से इसे घटाएंगे तो बचेगा 0.75 मीटर। तो ये 1.8 दो भाग में ब्रेक हो गया, अगले हिस्से से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पिछले हिस्से तक, और ये डिस्टेंस जाएगी पहिए तक। ये हो गया। तो समतल धरती द्वारा इसके प्रत्येक अगले और पिछले पहियों पर लगने वाला बल ज्ञात करो। कार का भार लगेगा नीचे को, और धरती द्वारा जो बल लगेगा वो लगेगा ऊपर को। तो इनडायरेक्ट वे में इन्होंने कहा है, पूछा है कि प्रतिक्रिया बल बताओ, रिएक्शन फोर्स। तो इस पहिए पर रिएक्शन फोर्स, मैं इनको अलग कलर से दिखा रहा हूं। ये अगला पहिया है, इस पर रिएक्शन फोर्स लगेगा R1 और इस पर रिएक्शन फोर्स मान लिया R2। प्रतिक्रिया बल, कार का जो वेट है वो वर्टिकली नीचे को लगेगा, तो वो मैंने इस रंग से दिखा दिया, W। एक बार फिगर को थोड़ा कंसीडर कर लें, समझ लें। कार के अगले और पिछले पहिए पर जमीन द्वारा प्रतिक्रिया बल ऊपर को लग रहे हैं। कार का भार ग्रेविटी पर लग रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे को। गुरुत्व केंद्र तक की दूरी ये है और यहां से पिछली डिस्टेंस ये है, हमने इसमें से घटाकर लिख दी। यहां पर भी हम आघूर्णों का सिद्धांत लगाएंगे। वो क्या होता है, ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस बराबर ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस। आघूर्ण कार में कैसे हुआ, हमने देखा है कहीं कहीं मोड़ पर, सड़क के मोड़ पर हम गाड़ी को मोड़ते समय ब्रेक मार दें, हाई स्पीड पर गाड़ी हो तो गाड़ी घूमती चली जाती है, फिसलते हुए घूमती है, तो उस समय वो आघूर्ण करती है। और अगर सीधी चल रही है, अपनी जगह से घूमकर फिसल नहीं रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है, तो उस समय उस पर नेट आघूर्ण 0 है, बैलेंस में है। तो ये बैलेंस में चल रही है, इसलिए इसका अगले पहिए का आघूर्ण और पिछले पहिए का आघूर्ण बराबर होगा। आघूर्णों के सिद्धांत से आघूर्णों के सिद्धांत से R1 इंटू ए, और इस क्वेश्चन में निकालना क्या, जरा फिर से याद दिला दूं, यह R1 R2 की वैल्यू निकालनी है। दोनों पहियों द्वारा लगने वाले बल मीन्स R1 निकालना है और R2 निकालना है। तो R1 इंटू ये डिस्टेंस 1.05 इक्वल टू R2 इंटू ये डिस्टेंस 0.75, इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन इसमें कॉमन सेंस से बनेगी, वो क्या है, ये कार ना तो ऊपर उड़ रही है ना ही जमीन के अंदर जा रही है, इसलिए ये दोनों फोर्स मिलकर इस W को बैलेंस कर रहे होंगे, इनका योग W के बराबर होगा। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू W, और W कितना है 1800 किलोग्राम भार। यहाँ जो भार लिया है वो केजी में लिया गया है, और बल के साथ में न्यूटन होना चाहिए, जी के मान से गुणा कर देंगे हम सॉल्व करने पर। ऐसे ही लेंगे तो R1 R2 के जो आंसर है वो किलोग्राम में ही आ जाएंगे। ये वैल्यू हो गई, तो यहां से R2 की वैल्यू हो जाएगी 1800 माइनस R1, ये इक्वेशन 2 हो गई। R1 R2 का योग बराबर W, बाहर के W की वैल्यू, W और M में अंतर क्या है, M द्रव्यमान
केवल किलोग्राम अदिश राशि। W भार सदिश राशि है, इसमें ग्रेविटी भी काउंट होगी, इसलिए आगे लिखा गया भार। इसमें G से गुणा करने की गुंजाइश है, अगर G से गुणा हो जाएगी तो ये न्यूटन बन जाएगा। R1 प्लस R2 बराबर 1800, R2 लिखेंगे तो 1800, R1 उधर जाके माइनस का हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है R1 और R2 की। तो मैंने क्या किया, ये वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख दी यहां, पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, R1 इंटू 1.05 इक्वल टू R2 इंटू ये है, इसमें R2 के स्थान पर मैं ये रख रहा हूं, तो ये आएगा 1800 माइनस R1 0.75, R1 1.05, ये ऐसे ही लिखा, ये ऐसे ही लिखा, R2 की जगह ये रख दिया। अब क्या करेंगे, 2 डिजिट पहले पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट ही हट जाएगा। 15 के टेबल में ये भी आता है, वो भी आता है, 15 पंजे 15 सत्ते, तो 7 R1 इक्वल टू 5 की अंदर मल्टीप्लाई हुई, 18 पंजे 90, 2 जीरो माइनस 5 की इससे हुई 5 R1, माइनस का 5 R1 इसमें आगे जुड़ेगा, 5 और 7 12 R1 इक्वल टू 9000, तो R1 इक्वल टू 9000 अपॉन 12, 3 के टेबल में 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3000 अपॉन 4, 750 किलोग्राम भार। एक आंसर तो ये आएगा। R1 तो आ गया, R1 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख लें तो R2 आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इनटू इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थी R2 इक्वल टू 1800 माइनस R1, तो 1800 माइनस R1 की जगह 750 घटाएंगे, 0 10 में से 5 गए 5 और 0 1 किलोग्राम भार। तो इस प्रकार ये रिएक्शन फोर्स इसके आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन की लैंग्वेज, किसी गोले का इसके किसी व्यास के प्रतः जड़त्व आघूर्ण दिया है। गोला ठोस है, ठोस गोला, इसका जड़त्व आघूर्ण दिया है। जड़त्व आघूर्ण होता है इसका I इक्वल टू 2/5 mr²। ये इसकी रेडियस है, ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ मास। गोले पर खींची गई स्पर्श रेखा के प्रतः इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। इसके सरफेस पर एक टेंजेंट खींचा जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए और यहाँ पर इसके प्रतः ये घूमे, गोले में एक यहाँ हल्का सा हुक लगवाकर और उसमें एक रॉड डालकर और फिर गोले को ऐसे घुमाया जाए,
तो जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, ये कहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम करते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय से। एक अक्ष तो इसके सेंटर से जाएगी और एक अक्ष ये समांतर होगी जिस पर हमें आघूर्ण निकालना है। इस अक्ष का नाम मैंने रखा ए बी, तो मैं लिख रहा हूं आई ए बी। इसका अर्थ है कि इस अक्ष पर जब ये घूम रहा हो तो पूरा गोला बाहरी बाहर घूमेगा। इसका फॉर्मूला है ICM प्लस MR स्क्वायर। ICM की जगह तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 2/5 MR स्क्वायर प्लस ये, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो एक, LCM हो गया 5 एकम 5, ऊपर से आएगा 2 MR स्क्वायर प्लस 5 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 7 MR स्क्वायर अपॉन 5। यही आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का पार्ट ए था। एक पार्ट इसमें और है। पार्ट बी, M द्रव्यमान और R त्रिज्या की किसी डिस्क चकती को कहते हैं, जैसे सिक्का या CD प्लेयर में जो लगता है, उसका व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण दिया है। डिस्क ये व्यास है, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण दिया है और इसकी रेडियस है R। डिस्क का व्यास के परितः है जड़त्व आघूर्ण I = दिया है 1/4 MR स्क्वायर, जबकि डिस्क का केंद्र के परितः होता है 1/2 MR स्क्वायर। क्या करेंगे, हमने लिखा केंद्र के परितः है जड़त्व आघूर्ण, जब ये इसी पर घूम रही हो तो कितना होगा, तो जो होगा जो इसके यहाँ लंबवत अक्षों के प्रमेय का यूज होगा। जब इस अक्ष पर निकालेंगे, सपोज कीजिए y अक्ष है, तो अदर जो अक्ष होंगी x और z, उनके परितः आघूर्ण लिखा जाएगा और वो लिखा जाएगा ये 1/4 प्लस 1/4। दोनों ही अक्षों के परितः बराबर होगा क्योंकि वो हर तरफ से गोल है। इनका योग आएगा 1/2 MR स्क्वायर। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है कि डिस्क के लंबवत इसके किनारे से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण बताओ। अगर इस डिस्क के यहाँ पर एक कोई छोटा सा छल्ला लगा दिया जाए और उसमें ये पेन डालकर और इसे ऐसे घुमाया जाए तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा इस अक्ष के परितः। तो अब ये तो लंबवत अक्षों की प्रमेय का यूज करके हमने सेंटर के अबाउट ये निकाला है कि केंद्र पर घूमेगी तो इतना होगा, लेकिन इन्होंने पूछा है बाहर स्पर्श रेखा के परितः। तो अब समांतर अक्षों की प्रमेय लगाएंगे। इसके बाद समांतर अक्षों की प्रमेय से IAB = ICM प्लस MR स्क्वायर। ICM की जगह तो ये आएगा 1/2 और प्लस MR स्क्वायर, 1/2 प्लस इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, LCM हो गया 2, 2 से 2 एक बार गया MR स्क्वायर प्लस, या यहाँ पर 1 है तो 1 से 2 बार जाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई हो गई, 2 और 1 3 MR स्क्वायर अपॉन 2।
तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। इसमें ये इसलिए करना पड़ा हमको कि जब ये परमें लगाते हैं हम, तो यहाँ द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास के अबाउट जड़त्व आघूर्ण चाहिए होता है, तो सेंटर के परत ये जड़त्व आघूर्ण पहले हमने निकाल लिया। आज का काम इतना ही, शेष कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।